हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे जाएंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या कुछ आने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी बात, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए बताऊंगा, आप उन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर भी लिखते जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 70 अंकों का है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और पेपर जो होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये होंगे 1-1 नंबर के। यदि आप ये 20 प्रश्नों को सही तरीके से सही आंसर ओएमआर शीट में भर देते हैं तो आपके ये 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। खंड बा 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको कॉपी पर लिखना होगा। यानी ये जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया भी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को। और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यहां पर जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊं ये सब आप लोग लिख लेना अपनी नोट्स पर। आप लोग एक नोट्स बना लो, क्योंकि यदि आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में तो आप अपनी प्रॉपर नोट्स बनाइए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहां पर जो पहला प्रश्न है खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? मोहन राकेश को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, या राम कुमार वर्मा को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान है। और यदि प्रश्न आ जाए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसको मेरे प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? गबन गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, और रंगभूमि, और मेरे प्यारे बच्चों कर्मभूमि। इतने प्रसिद्ध उपन्यास हैं ये सभी कि यहां से प्रश्न जरूर बन जाता है बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम दीपदान है। और मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भी प्रश्न आए आपसे गलत न होने पाए, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। कहीं ना कहीं से आपको मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर बता दूंगा इस वीडियो में कहीं ना कहीं पर, ताकि वो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा सहायक सिद्ध हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से
हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो पहला विकल्प है गोदान, दूसरा विकल्प है परीक्षा गुरु, तीसरा विकल्प है अलग अलग वैतरणी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। और यदि प्रश्न आता है हिंदी का प्रथम मौलिक, यदि प्रश्न में होता हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो भी यही आंसर होता, परीक्षा गुरु ही होता। यदि प्रश्न में आ जाए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास भी विकल्प में हो सकता है या फिर लिखा होगा श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक हैं श्रीनिवास दास जी या लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? क्या कहानी विधा पर आधारित रचना है या उपन्यास विधा पर, यात्रा वृत्त पर या फिर आलोचना पर? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसने कहा था के लेखक कौन हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर विकल्प पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमृतलाल नागर और चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? यह जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। यदि प्रश्न में पूछा जाए त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है तो त्याग पत्र जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यानी त्याग पत्र रचना जो है यह हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ठूठा आम। प्रश्न संख्या 5 है ठूठा आम किसकी रचना है? विकल्प पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय। तो ठूठा आम किसकी रचना है? यानी यह जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो ठूठा आम के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ठूठा आम जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठूठा आम जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई रचना है किस विधा पर आधारित है? हिंदी गद्य की निबंध विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, तीसरा है धर्मवीर भारती को, चौथा विकल्प है अज्ञे जी को। तो नई कविता का प्रवर्तक आप लोग ध्यान देंगे, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। प्रश्न संख्या 7 है निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विकल्प पहला यशपाल, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा हरिऔध और चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? यानी सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प है सुनहले शैवाल यानी सुनहरे शैवाल, दूसरा है चिदंबरा, तीसरा है युगवाणी, चौथा विकल्प है लोकायतन। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कि सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सुनहरे शैवाल। यह जो रचना है युगवाणी, चिदंबरा और लोकायतन ये तीनों रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, लेकिन सुनहरे शैवाल यह इनकी रचना नहीं है। तो किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सुनहरे शैवाल के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? विकल्प पहला गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन,
तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है जयशंकर प्रसाद, तो कला और बूढ़ा चांद गिरजा कुमार माथुर की रचना है। प्रश्न संख्या 10 है भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर पहला है विकल्प बिहारी लाल, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? राष्ट्र कवि की उपाधि से। अगला प्रश्न संख्या 11 है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक हो जाएगा। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। हास किस रस का स्थायी भाव है? तो हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। और रति किस रस का स्थायी भाव है? तो रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 12, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर मैंने आपको बताया है कई वीडियो में कि जहां पर एक वस्तु की या एक व्यक्ति की, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसकी जो है समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, क्योंकि तुलना करने का अर्थ ही होता है उपमा यानी तुलना करना यानी समानता बतलाना। प्रश्न अगला है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11, 16-16, तीसरा विकल्प है 13-13, चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न कैसे भी आए आपसे गलत ना होने पाए। यदि प्रश्न में पूछ ले कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो 11-11, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो हो जाएगा उत्तर 13-13। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या आ उपसर्ग लगा है, अधि, अधिक या कार? तो इसका उत्तर क्या होगा? अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है मेरे प्यारे बच्चों, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में मैंने आपको बताया था कि जिस समास का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, क्या? गिनती बताने वाला, गिनती बताने वाला। आप लोग ध्यान देंगे बाकी का जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या हो? दूसरा पद हो यानी दूसरा पद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे किसी समूह या समाहार का बोध कराए, किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास होता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर पहला पद क्या है? सप्तऋषि में पहला पद है सप्त और दूसरा है क्या? दूसरा पद है ऋषि। आप लोग ध्यान देंगे सप्त यानी 7 और ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह या समाहार, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? यहां पर है द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है यानी गिनती बता रहा है। कितनी गिनती बता रहा है? 7 गिनती बता रहा है। और बाकी का पद क्या है? यानी दूसरा जो पद है समूह यानी समाहार का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, ज्येष्ठ का तत्सम क्या होगा? तो ज्येष्ठ का तत्सम हो जाएगा ज्येष्ठ। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 17, तद स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा तस्य। प्रश्न संख्या 18 है यहां पर, मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है?
मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 19 है, मुझे चला नहीं जाता। यहाँ पर होगा मुझसे, आप लोग ध्यान देंगे, मुझसे होगा यहाँ पर, मुझसे चला नहीं जाता। इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है भावे प्रयोग का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक या नाम धातु? तो शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? प्रेरणार्थक हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो कि होंगे 50 नंबर के। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांश में या गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश 2 पूछे जाएंगे, अथवा में भी एक गद्यांश है। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। तो पहला जो गद्यांश है इतना ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में आता है कि यह लगभग हर साल प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है गद्यांश? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। तो यह गद्यांश लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से, और मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है मित्रता शीर्षक पाठ। फिर है प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जितना भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का जो प्रश्न आएगा उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति। अब देख लो यहाँ पर पाठ का नाम पहले ही लिख दिया, यहाँ पर गद्यांश में ही आप ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको संदर्भ लिखना है, कोई एक गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यह जो गद्यांश है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है इस पाठ के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है इस पाठ के लेखक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय यानी प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। तो यह जो है पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है सूरदास जी के द्वारा रचित, जो आपकी हिंदी की काव्यखंड का पहला ही पाठ है जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ, उसी से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरदास जी के सभी पदों की व्याख्या की वीडियो आप पहले से मौजूद चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है। क्या है? नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। तो यह जो है पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है धनुष भंग शीर्षक से, यानी धनुष भंग शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के रचनाकार हैं गोस्वामी
तुलसीदास जी। इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, सभी पद्यांशों की व्याख्या बता दी है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 पद्यांश आए हैं। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा पद्यांश किस पाठ से है। व्याख्या से रिलेटेड वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर है, कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 2 गद्यांश आए हुए हैं। आपको क्या करना होगा, किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहां पर पहला जो है गद्यांश है संस्कृत का, आम स्वीकृतः समयः इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिका अवदत्। यहां पर नागरिका होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ता नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ाया है। वीडियो आप देख सकते हैं, हिंदी अनुवाद से रिलेटेड चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो यहां पर है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। यह किस पाठ से है? भारतीय होगा यहां पर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति है। इस तरह से इस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए श्लोक कि मैं आपको इसका वीडियो भी प्रोवाइड करा चुका हूं। हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और यह किस पाठ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। दूसरा जो अथवा में श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है श्लोक। अगला प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंडकाव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मुक्तदूत खंडकाव्य के 2 प्रश्न हैं, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के 2 प्रश्न हैं। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक खंडकाव्य से आप देख पा रहे हैं 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप क्या करिएगा, जो भी खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जैसे मान लीजिए आपके जिले के लिए कर्मवीर खंडकाव्य निर्धारित है और यहां पर 2 प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके जिले के लिए कौन सा खंडकाव्य निर्धारित है, ताकि मैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे जब आप जीवन परिचय लिखोगे, और जब आप संबंधित लेखक से संबंधित उसकी रचना का नाम यानी उनकी रचना का नाम लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% इनमें से जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए
कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर यहाँ पर भी निर्धारित हैं। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है बिहारी लाल, सूरदास और माखनलाल चतुर्वेदी, तो आप ये 2 जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 100% इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 7 आया हुआ है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा ना। और मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, और दूसरा है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। तीसरा प्रश्न है पहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्। चौथा प्रश्न गीतायाः कः संदेशा। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग तैयार कर लेना। 2 प्रश्नों का उत्तर करना होगा और 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा निबंध पर आधारित, और आप लोग पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण इस निबंध को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यह निबंध हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी एक पत्र लिखिए, अथवा छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण हिंदी विषय के मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करके यानी हल करके बता दिया है। आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।